हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुतक। आज से जो है हम लोग एस.के. झा सर की जो सामान्य विज्ञान की बुक है ये वाली जो सामान्य विज्ञान की बुक है आपकी, इसी को जो है आज से हम लोग जो है इसकी सीरीज जो है एडुतक चैनल पे आज से शुरू की जा रही है। इससे पहले जो है लुसेंट बुक की भी जो सीरीज है वो भी शुरू की गई है। उसके अंतर्गत जो है 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब जो है रेगुलर वीडियोज कह सकते हैं इस और ये बुक और वो बुक दोनों का जो है पैरेलली दोनों चलेगा और दोनों को जो है कंप्लीट करवाने का टारगेट है। तो दोनों बुक जो है काफ़ी यूजफुल है। अगर इस बुक की कहें बात तो ये जो आपका है, सबसे पहले अगर देखें सबसे बेस्ट बात इसकी कि ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। और दूसरी बात अगर कहें तो ये बुक जो है 3rd एडिशन है। 4th एडिशन भी इसका आ गया है, जस्ट आया है 1 वीक पहले, लेकिन उसमें भी जो है ज़्यादा चेंजेस जो है कुछ देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने 3rd एडिशन 4th एडिशन नहीं लिया। ऑलरेडी मेरे पास 3rd एडिशन जो है 1 मंथ पहले मैंने परचेज किया था, तो वही अभी है। उसमें जो है 4th और 3rd में जो है कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिली 1% का कह सकते हैं, कहीं कहीं पे जो है रिएक्शंस वगैरह जो है 1-2 बढ़ा दिए गए हैं, तो वो भी मैं जो है वो करवा दूंगी। बाकी यही है पटना वाले एस.के. झा सर, इनसे सब जो है वो अवेयर होंगे। इसमें जो है आपको अगर कंटेंट वगैरह देखें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है आपको सारा जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो काफ़ी यूजफुल है। एनसीईआरटी रिएक्शंस के जो हैं जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। 4000 प्लस जो है इसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। चित्र वाले जो हैं सभी प्रश्न, जो एनसीईआरटी में चित्र वाले प्रश्न हैं वो सारे इसमें मिलेंगे। आगे देखें तो टीसीएस का जो है 2021-22 का वो सारा ग्रुप डी एनटीपीसी का जो है ओरिजिनल क्वेश्चंस जो है वो सब इस बुक में ऑलरेडी इंक्लूड हैं। एएलपी टेक्नीशियन जो 2018 में हुआ है उसका भी जो है सारा क्वेश्चन सारे शिफ्ट का इसमें कंप्लीट करवाया गया है। ये जो है इसका कंटेंट का है। तो इसमें जो है आज से हम लोग सबसे पहले जो है केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, रसायन विज्ञान को। और उसमें भी जो फर्स्ट सेक्शन है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, एक यूनिक सा चैप्टर कह सकते हैं, इसको हम लोग जो है कवर अप करेंगे आज। जिसमें जो है आपको कह सकते हैं कि वन डे एग्जाम में जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं इस सेक्शन से जो काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एकदम जो है सारे के सारे इस चैप्टर से अवेयर होंगे। और छोटी बात जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो वही चीज़ जो है इसमें आपको इंक्लूड करवाया गया है, जो आपको ध्यान में रहेगा। बाकी अगर देखें इसका कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है। पहले आपके जो हैं वो तीनों सेक्शंस के 1 लाइनर्स दिए गए हैं, इन डिटेल्स में दिए गए हैं। 1 लाइनर्स नहीं कह सकते हैं, इसको इन डिटेल्स कह सकते हैं। बाकी फिर इसके जो हैं वो आपको 1 लाइनर मिलेंगे और फिर 3rd सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये बुक आपके लिए यूजफुल है। तो फर्स्ट सेक्शन जो है हम लोग आज से शुरू करेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, स्मॉल स्मॉल बट बिग थिंग्स, ऐसे से जो है हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको जो है सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उपलब्ध हो और आप जो है अच्छे से कंटेंट का लाभ उठा सकें। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो है इस बुक चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो है केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि रसायन शास्त्र होता क्या है। तो सबसे पहले जो है एक लॉजिक्स जानिए इसका कि कैमी नाम की जो है एक मिट्टी कह सकते हैं मिस्र में पाई गई थी। उसी से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की जो है जन्म कह सकते हैं वही कैमी नाम की मिट्टी से हुई है। तो कैमी नाम की अगर मिट्टी का जाने तो कैमी नाम की जो मिट्टी है वो एक ऐसा मिट्टी कह सकते हैं कि रामबाण टाइप से था, कि अगर किसी को बुखार लगा तो वो मिट्टी खिला दो तो ठीक हो जाएगा। पैर टूट रहा है तो हड्डी चिपक जा रही है उस मिट्टी से, मतलब वेरियस टाइप के यूजेज कह सकते हैं उस मिट्टी में था, एक तरह से वरदान कह सकते हैं। तो वहीं से कह सकते हैं कि उसी मिट्टी से जो है केमिस्ट्री का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? मिस्र में जो है उस केमिस्ट्री का जन्म होता है। तो उसी के बारे में बेसिकली जो है इंट्रो थोड़ा पार्ट्स दिया गया है, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो है आपको रसायन विज्ञान के बारे में बताया गया है। तो आइए देखें, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, स्ट्रक्चर, संगठन, कंपोजिशन, गुणधर्मों, प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों, रिजल्टेंट का जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली रसायन विज्ञान किसको कहते हैं आप लोगों ने देख लिया। आगे अगर देखें तो 18वीं शताब्दी में जो है फ्रांसीसी रसायन शास्त्री, ये आपका जो है सबसे
कह सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो रासायनिक जो रसायन शास्त्री हैं कहाँ के हैं, फ्रांसीसी एंटोनी लेबोजियर साहब, यही जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं जिनको। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है यही हैं, कौन है, लेबोजियर साहब, जो फ्रांस के हैं, 18वीं शताब्दी के हैं ये। इन्होंने ही जो है कैमी नाम की मिट्टी को देखा था। तो आइए देखें आगे क्या है इनके बारे में। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, एक रसायन शास्त्री हैं। तो फादर ऑफ अगर बायोलॉजी के हैं तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री आपके लेबोजियर साहब हैं। और अगर फादर ऑफ फिजिक्स का है तो कहीं कहीं पे आपको न्यूटन देखने को मिल जाता है, बाकी फादर ऑफ फिजिक्स करके कोई है नहीं वैसे, बेसिकली कहीं कहीं पे न्यूटन देखने को मिलता है। इधर देखें तो रसायन शास्त्र की अगर उत्पत्ति देखें तो हम लोगों ने पहले देखा कि मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी जिसे कैमी कहते हैं से हुई है। कैमी का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो काला होता है। इट मीन्स टू से कि कैमी नाम की जो मिट्टी थी वो काले रंग की होती थी, तो इस वजह से जो है इसका नाम, इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वो काला बताया गया है। और देखें तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत भी जो है वो लेबोजियर साहब ने ही दिया था। रसायन विज्ञान का जन्म अगर देखें तो मिस्र में हुआ था। अध्ययन की सुविधा के आधार पर जो है केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले विज्ञान जो थी वो एक ही थी, फिर विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया, जिसमें हम लोग जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी 3 सेक्शंस को पढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, खोज जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई, तो फिर जो है अभी जो है हम लोग केमिस्ट्री को, अब जो है हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री को भी है 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में देखें तो अध्ययन की सुविधा के लिए जो है पार्ट बाय पार्ट बांट के, डिवाइड करके पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए बांट दिया जाता है। तो आइए देखिए, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आपका जो है भौतिक रसायन, जिसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा आपका कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा आपका अकार्बनिक रसायन, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर भौतिक रसायन के बारे में देखें तो नाम से ही पता चल रहा है, भौतिक इट मीन्स टू से कि आकार, रंग, रूप, स्वरूप जैसा कह सकते हैं आप, जो भी वो आपको जो है इस सेक्शन में पढ़ने को मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। अगर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बोलें तो आपका जो है जनरल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखें तो इसी सेक्शन से रहता है। फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहता है। बेसिकली इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन युक्त रासायनिक पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। और तीसरा सेक्शन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिससे क्वेश्चन से इस दोनों के कंपेरेटिवली कम रहते हैं। बाकी ये भी जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शन ही है। तो इसमें जो है बेसिकली हम लोग जो कार्बन और हाइड्रोजन युक्त सब्सटेंस नहीं है, उसके जो रेस्ट ऑफ बच जाते हैं, वो जो भी वो अकार्बनिक जो रसायन है उनके बारे में जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो आइए देखें थोड़ा डिटेल इसका भी। तो भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत जो है अणुओं के जो है भौतिक गुणों, अणु और परमाणु में बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि अणु जो है वो यौगिक के सबसे छोटे कण को कहा जाता है। यौगिक के सबसे छोटे कण को, यौगिक इट मीन्स टू से कंपाउंड, कंपाउंड के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। और परमाणु जो है तत्व, एलिमेंट के सबसे छोटे कण को कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं और अणुओं से मिलकर जो है वो यौगिक बनते हैं। तो और ऐसे भी कहते हैं तत्व से मिलकर जो है वो ये बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परमाणुओं से मिलकर जो है वो अणु बनते हैं। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं। बाकी आइए देखते हैं आगे क्या है। तो इसके अंतर्गत जो है अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो आगे देखिए कार्बनिक रसायन के बारे में है। तो कार्बनिक रसायन जो है, कार्बनिक रसायन इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का जो है बेसिकली अध्ययन किया जाता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो आपका ईंधन हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, खाद्य योजक, फूड एडिटिव्स, जिसको कोक वगैरह जो हम लोग पीते हैं उसी को हम लोग फूड एडिटिव्स कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि जो है इसमें आपका उदाहरण हो जाएगा। फिर अकार्बनिक रसायन का अगर देखें तो इसका भी छोटा सा इंट्रो है कि इसको जो है इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो धातु आपका आ जाएगा, जिसे मेटल बोलते हैं, खनिज, शैल, रेडियो सक्रिय तत्व आदि आ जाएंगे। खनिज आपका हो गया ये मिनरल्स, रेडियो सक्रिय और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं वो आ गए। तो यही सब जो है, तो बेसिकली हम लोगों ने सबका इंट्रो देख लिया। तो सबसे पहले जो है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे कि क्या है पदार्थ।
तो पदार्थ जो है सब्सटेंस, मैटर, पदार्थ, सब्सटेंस, मैटर्स तीनों एक ही चीज़ है। और चौथा एक, इसको पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। द्रव अलग चीज़ है और ये द्रव्य है। तो द्रव्य वर्ड्स पे ध्यान दें तो ये आपका द्रव्य है। तो पदार्थ, सब्सटेंस और मैटर, द्रव्य सारे एक ही चीज़ है। तो किसको कहते हैं साथियों, हम लोग जो है 6th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से ही जो इस चीज़ के बारे में जान रहे हैं कि जो वो बेसिकली जो स्थान छेकता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। तो वह वस्तु जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया हवा, पानी, गैस इत्यादि, ये सारे जितने भी हैं सब्सटेंस, वो क्या करते हैं, स्थान छेकते हैं, सब में कुछ ना कुछ भार होता है। तो बेसिकली इसी को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। तो आइए देखिए आगे पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में कि कैसे कैसे जो है इनका वर्गीकरण किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशंस, उसी को हम लोग अभी देखेंगे। तो बेसिकली जो है 2 भागों में पदार्थ को बांटा गया है। पहला जो आपका है वो भौतिक वर्गीकरण है, दूसरा आपका जो है वो रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत देखें तो ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर रासायनिक वर्गीकरण में देखें तो रासायनिक वर्गीकरण में आपका जो है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकरण किया जाता है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत भी जो है 2 वर्गीकरण है आपका, तत्व और यौगिक। और मिश्रण के अंतर्गत 2 वर्गीकरण है आपका, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आगे देखिए तत्व का वर्गीकरण, तो तत्व का वर्गीकरण भी 3 सेक्शन में है, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक का भी वर्गीकरण 2 सेक्शन में है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आएगा, और अकार्बनिक में गैर हाइड्रोजन युक्त यौगिक आएंगे, और अकार्बनिक जितने भी सब्सटेंस है वो आने वाले हैं। तो बेसिकली आइए देखते हैं अब इसके बाद कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो है पदार्थों को, भौतिक अवस्था के आधार पर जो है पदार्थों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पदार्थ को 3 वर्गों में भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं इसको हम लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसी के बारे में अब हम लोग जो है एक एक करके अध्ययन करेंगे। पदार्थ की अगर अवस्थाएं देखें, जो आपका सॉलिड स्टेट है इसमें जो है पदार्थ के कण वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्लोजली हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। दूसरा आपका जो लिक्विड स्टेट है इसमें थोड़े से जो है गैप्स आपको दिख रहे हैं। बाकी अगर गैसियस स्टेट देखें, गैसीय अवस्था, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस दिख रहे हैं, गैप्स दिख रहे हैं। तो इस गैप्स को क्या कहते हैं, बाकी क्या है नहीं है, सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट देखिए आगे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में देखें क्या है। तो ठोस बेसिकली जानते हैं हम लोग कि इसका आयतन और आकार दोनों जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस को बेसिकली आप कोई भी एक ठोस पदार्थ आपके आमने सामने जो भी अभी दिख रहे हैं, कोई भी चीज़ को इमेजिन कीजिए या किसी भी चीज़ को पकड़िए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ठोस को आप कहीं भी रख दीजिए, उसका आकार और आयतन किसी भी चीज़ में रख दीजिए, ना उसके आकार में कोई परिवर्तन आता है और ना ही उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन आता है। वहीं अगर द्रव की बात करें तो द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को आप जिस चीज़ में रख देंगे उसी का वो आकार रूप और आकार और रूप ले लेता है। जैसे आप मान लीजिए एक गिलास पानी ले रहे हैं तो उस समय वो गिलास का आकार लिए हुए है, उसी चीज़ को फिर आप एक बाउल में रख देते हैं तो फिर उस बाउल का रूप ले लेता है। तो उसका आकार निश्चित नहीं होता है, बट आयतन जो है वो द्रव का निश्चित होता है। आयतन मीन्स ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक गिलास में 1 लीटर पानी है, तो अगर आप उसी पानी को फिर से बाउल में रख रहे हैं तो वो उसके जो है आयतन में डिफरेंसेस नहीं आएंगे। वो पानी जो है 1 लीटर ही रहने वाला है, वो 1.5 लीटर नहीं होने वाला है या फिर आधा लीटर भी नहीं होने वाला है। तो वही है चीज़ कि आयतन जो है वो फिक्स रहता है, वो अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, बट आकार जो है वो उसका बदल जाएगा। बर्तन जैसे ही चेंज होंगे उसके आकार में जो है परिवर्तन आ जाएगा। बाकी अगर गैस का हम लोग देखें तो गैस में जो है आपका ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। गैस को आप जिस बर्तन में, जिस चीज़ में आप रख रहे हो उसी का रूप ले लेता है, पहली बात। और दूसरी बात कि आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गैसेस हैं। तो जैसे ही आप गैस को रिलीज करते हो तो वो जो है एटमॉस्फेरिक जितने भी गैसेस हैं सबसे घुल मिल जाता है, जिससे उसका आयतन भी, मान लीजिए कहीं अगर 1 लीटर आपने गैस को रिलीज किया तो बाकी वो 1.5 लीटर भी हो सकता है कम भी हो जाए। तो उसका जो है ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। तो गैसेस में जो है दोनों चीज़ अनिश्चित हैं। द्रव में हम लोगों ने देखा कि आकार अनिश्चित बट आयतन निश्चित, और ठोस में जो है, सॉलिड में जो है दोनों चीज़ आपका निश्चित होता है, आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित। तो आइए देखिए द्रव में क्या लिखा गया है। इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार जो है परिवर्तनशील होता है, अर्थात जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का स्थान
ग्रहण कर लेती है, पानी, दूध, तेल इत्यादि सबके बारे में। जिस पात्र में आप इसको रखेंगे उसी का जो है आयतन आकार वो ग्रहण कर लेता है। गैस का अगर देखें तो इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मार्च गैस इत्यादि जितने भी गैस हैं वो उनका दोनों का जितने भी गैस हैं सबका जो है वो आकार और आयतन दोनों जो है वो अनिश्चित होता है। आइए अब आगे देखें। तो ये सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज़ वहनीयता के गुण अगर देखें, वहनीयता एक नया वर्ड है, तो वहनीयता के अगर गुण देखें तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो आपको किस में देखने को मिलता है? ठोस में वहनीयता के गुण नहीं देखने को मिलती है। वहनीयता मीन्स बहने का गुण कह सकते हैं आप। तो वहनीयता जो है ठोस को आप जहाँ रख देंगे वो उसी जगह पे रहेगा, तो बहने की गुण जो है उसमें नहीं होती है। बाकी द्रव का अगर देखें तो पानी को अगर आप छोड़ दें कहीं पे तो वो कुछ दूर तक बह के जाता है, तो पानी में वहनीयता की गुण होती है। और सबसे ज़्यादा जो है गैस में होती है। गैस को आप रिलीज करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह फास्टली जो है वो मूव कर जाती है। तो वहनीयता के अगर गुण देखें तो सबसे ज़्यादा गैस में है, उसके बाद फिर द्रव में है, और ठोस में जो है वो ना के बराबर है। सबसे कम कहना गलत होगा, ना के ही बराबर आप उसको कह सकते हैं। और भी कुछ रिलेशंस इसके हैं। आपने एक वहनीयता के बारे में देखा, और भी कुछ रिलेशंस है इसके बारे में देखिए। ठोस, द्रव और गैस के कुछ सामान्य गुण हैं बढ़ते से घटते क्रम में, उसी को देखेंगे हम लोग। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अगर देखें, गति जिसको कहते हैं, गतिज ऊर्जा अगर समझ में नहीं आ रहा तो गति से बेसिकली समझें कि सबसे ज़्यादा गैस में होता है, अभी हम लोगों ने देखा वहनीयता से, फिर द्रव में होता है और ठोस में सबसे कम होता है। अगर घनत्व देखें, घनत्व तो घनत्व जो है सबसे ज़्यादा ठोस में, घनत्व मीन्स घना घना, ऐसे समझ सकते हैं इजी वे में कि घना घना जो सबसे ज़्यादा कौन रहता है? क्लोजली पैक्ड कौन रहता है? ठोस रहता है। फिर उसके बाद द्रव रहता है और सबसे कम गैस। तो सबसे ज़्यादा घनत्व भी देखें तो ठोस का है, फिर द्रव का है और लास्टली गैस का है। अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कहते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा आपका ठोस में होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं एकदम क्लोजली पैक रहते हैं, एक दूसरे को जकड़े हुए रहते हैं। किस फोर्स की वजह से जकड़े हुए हैं? तो यही फोर्स है ये अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसकी वजह से जो है उनके जो वो पार्टिकल्स जो हैं ठोस के, वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए रहते हैं, क्लोजली पैक्ड जिसको कहते हैं वो रहते हैं। किस फोर्स की वजह से? अंतराण्विक आकर्षण बल। उससे थोड़े कम जो है, ठोस से थोड़े कम द्रव में होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल जो है वो मूवमेंट ज़्यादा करते हैं। अंतराण्विक स्थान देखें तो अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा गैस में होता है, क्योंकि वो जो है गैप्स जो हम लोग अभी देख रहे थे स्ट्रक्चर में, सबसे ज़्यादा जो है आपको गैसेस में स्टेट में ही देखने को मिला था, तो वही होता है अंतराण्विक स्थान। तो अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में और ठोस में जो है सबसे ज़्यादा कम अंतराण्विक स्थान देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से एकदम सटे सटे रहते हैं। फिर आपका प्रत्यास्था जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। संसंजक बल देखें, स्वसंजक बल देखें तो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल जिसको कहते हैं उसी को स्वसंजक बल कहते हैं। तो स्वसंजक बल जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। फिर विसरण देखें, विसरण जिसको कहते हैं घुलने मिलने की गुण, विसरण मीन्स घुलने मिलने की गुण, जो एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा गैस में होता है। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि गैस आप रिलीज करते हैं तो फिर जैसे ही एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस सब्सटेंस है उससे तुरंत घुल मिल जाते हैं सबसे फास्टली। तो घुलने मिलने का गुण, विसरण का गुण जो सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर द्रव में होता है और सबसे कम जो है आपको ठोस में देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है, आपका ये जो सेक्शन है काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी जितने भी अभी हम लोग जितने भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें अगर देखें तो इंट्रो पार्ट को अगर छोड़ दें, रसायन का जो था उसमें भी लेबोजियर साहब वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, आता ही आता है। बाकी जितने भी सेक्शन अभी जितने भी चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा है सभी जो है काफ़ी यूजफुल है। फिर आइए आगे देखें कि क्या है। तो आगे आपका नोट सेक्शन है, कि नोट सेक्शन में आपका दिया गया ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ की जो है दो और अवस्था होती है। पहली जो है चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था है, और पाँचवीं अवस्था जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि क्या होता है प्लाज्मा अवस्था और क्या होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए प्लाज्मा अवस्था के बारे में, प्लाज्मा स्टेट के बारे में। तो देखिए क्या क्या है इसके बारे में दिया गया। तो प्लाज्मा के बारे में भी बताया गया है कि प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन जो है वो दोनों नहीं होता है, ऐसे में गैस की तरह। यह जो है ना ही इसका कोई निश्चित आकार होता है और ना ही इसका कोई जो है निश्चित आयतन होता है। प्लाज्मा की पहचान अगर देखें तो सर विलियम क्रूब्स के द्वारा जो है 1879 में हुई थी। किनके द्वारा? सर विलियम क्रूब्स के द्वारा 1879 में की गई थी। लेकिन प्लाज्मा का अगर नामकरण देखें तो प्लाज्मा का नाम जो है इरविंग लेगम्यूडर के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा?
इरविंग लैगम्यूडर के द्वारा जो है प्लाज्मा का नामकरण किया गया था। यह पदार्थ की जो है चौथी अवस्था है। यह जो है आयनित अवस्था है, यह जो है आयनित अवस्था में रहता है और आयनित अवस्था में रहने के कारण जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। कौन? प्लाज्मा अवस्था जो है आयनित अवस्था में रहता है और इस अवस्था में रहने के कारण जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान अगर देखें तो प्लाज्मा अवस्था का तापमान आपका लगभग जो है 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो लगभग जो है 20,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है और सूर्य और तारों में जो ऊष्मा मिलती है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है, ऊष्मा ऊर्जा एनर्जी। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में है। यह जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बारे में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।